दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इन संख्याओं में आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से ऐसी संख्याएं जो एक से कटती है या तो स्वयं से कटती है, वह सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसमें जो 2 है वो आपके विकल्प में यहाँ सी पार्ट में दिया हुआ है, इसलिए इसका सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है 156 में 2 से भाग देते हैं। 2 सते 14। अब यह जो है घटने पर 1 आया, लास्ट वाला 6 जो है यहाँ नीचे लाते हैं, 2 अठे 16। अब यह पूरा पूरा कट गया। अब फिर हम जो है 78 में भाग देते हैं 2 का, तो 2 तिया 6, घटा दीजिए 1 आया, अगला अंक 8 नीचे लाते हैं, 2 9 18। अब ये पूरा पूरा कट गया। अब 39 को हम जो है 39 को हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 करने 3 कट जाएगा, 9 नीचे लाइए, 3 तिरिका 9, ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 अभाज्य संख्या, अभी ये कटेगी नहीं, तो इसका गुणनखंड 1 2 यहाँ आ गया, 2 दूसरा 2 3 और इसके बाद 13 हुआ। तो इस तरह से इसके जो गुणनखंड है 2 गुणे 2, तो 2 बार 2 गुणे 2 यहाँ पर है, और गुणे 3 और गुणे 3 और फिर गुणे 13, तो 2 बार 2 का गुणनखंड 2 पर पावर 2 यहाँ है, और उसके बाद गुणे 3 है, और उसके बाद गुणे 13 है। इसका मतलब इसके बी पार्ट वाला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम जो है 140 का गुणनखंड करके और अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंडन इसमें दिया हुआ है। तो चलिए अब हम 2 को जो है 2 से विभाजित करते हैं, 140 को 2 से, तो 140 भागा 2, 2 सते 14, ये कट गया, अगला अंक 0 नीचे लाएंगे, अब भाग इसमें नहीं जाएगा तो 0 यहाँ बढ़ा देते हैं, और फिर जो है 70 में 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, घट जाएगा, 1 आएगा, अगला अंक 0 नीचे लाते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 पचे 10 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद 35 में हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 सते 35, 7 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इसका गुणनखंड जो हुआ 2 2 5 7, तो इसका मतलब 2 गुणे 2, 2 पर 2 की घात, गुणे 5 गुणे 7, इसका मतलब ये जो है बी पार्ट वाला विकल्प, बी पार्ट वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 144 देखते हैं, 144 2 से विभाजित होगा, 2 सते 14, पूरा पूरा कट जाएगा। अब 4 उतारेंगे, 4 में 2 से भाग जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, कट गया पूरा पूरा, 72 आया, फिर 72 में जो है 2 से भाग देंगे, तो 2 तिया 6, घटा दीजिए 1 आएगा, 2 पीछे रखिए, 2 से 2 6 12, 12 हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा, 36 आ गया। अब 36 में जो है 2 से भाग देंगे, तो 2 एक करने 2 और घटा देंगे, 1 आएगा, फिर 8 उतारेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 9 18, 2 एक करने 2, अच्छा नहीं सर, यहाँ पर जो है 6 नीचे आएगा, तो इसलिए 2 एक करने 2, फिर 1 यहाँ घट गया, और 6 यहाँ आएगा, 2 8 16 18 हो गया। अब ये पूरा पूरा कट गया, फिर 18 में भाग देते हैं 2 का, तो 2 9 18 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। अब फिर जो है 9 में भाग देते हैं 3 का, 3 तिरिका 9, या पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो है इसके गुणनखंड हुए 2 2 2, फिर यहाँ 2, तो 4 बार 2 2 है, और 3 गुणे 3 2 बार है, तो इसका मतलब 2 पर 4 की घात, 2 पर 4 की घात गुणे 3 पर 2 की घात हुई, तो कुल घात जुड़ने पर कितना आएगा, 4 2 6, तो 6 की घात वाला
डी वाला पार्ट सही होगा। तो अब हम इसमें दो संख्याओं, एक 306 और दूसरा 657 का महत्तम होगा, इसका हमें महत्तम समापरिवर्तक निकालना है। तो इसके लिए हम इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा कि 306 सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, 2 एक अन्य 2 घटा देंगे, 1 आएगा, अगला अंक शून्य नीचे लाइए, 2 पचे 10 पूरा पूरा कट जाएगा, 6 को नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6 पूरा पूरा कट जाएगा। अब 153 को हम जो है 3 से विभाजित करते हैं, 3 पचे 15, ये जो है कट जाएगा, 3 को नीचे लाइए, 3 एक अन्य 3, अर्थात यह कटने पर 51 आ रहा है। फिर यह जो है 3 से विभाजित हो जाएगा 51, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, ज्यादा हो जा रहा है, एक ही बार ले जाइए। तो 3 एक अन्य 3, घटा देंगे 2 आएगा, अगला अंक जो है नीचे लाइए, 3 सते 21, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसके गुणनखंड जो हुए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 70, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 70, इतने गुणनखंड हुए। तो इसका मतलब यहाँ 306 का गुणनखंड कौन कौन सा हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 70, यह इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद हम निकालते हैं फिर 657 का अभाज्य गुणनखंड। तो 657 का गुणनखंड करते हैं, तो इसके लिए हम 657 में 3 से भाग देंगे, 657 में 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, कट गया, 5 को नीचे लाइए, 3 एक अन्य 3, घटा दीजिए, 2 आएगा, फिर जो अगला अंक 7 नीचे लाते हैं, 3 9 27, यह जो है पूरा पूरा कट गया। अब जो है 219 को फिर विभाजित करिए 3 से, 3 सते 21, यह पूरा पूरा कट गया, 9 को नीचे लाइए, 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, अब यह पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह क्या है, 73 जो है अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब अब यह जो है किसी से नहीं कटेगा। तो अब इसके गुणनखंड हो गए 3 3 और 73। तो अब हम लिखेंगे 657 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73, 3 गुणे 3 गुणे 73। तो इस तरह से जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 657 का अभाज्य गुणनखंड। अब दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिया। अब हमें निकालना है महत्तम समापरिवर्तक। महत्तम समापरिवर्तक निकालना है। महत्तम समापरिवर्तक, तो महत्तम समापरिवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंडों को लेते हैं जो सभी संख्याओं में हो, मतलब जितनी संख्याएं दी हो उसमें सब में हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 2 बार इसमें है, 2 बार इसमें भी है, तो इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक 3 गुणे 3 हुआ, 3 त्रिका 9, 9 जो है इसका महत्तम समापरिवर्तक हो गया। तो इसका सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है 182 तथा 78 का महत्तम समापरिवर्तक होगा। तो इसका हमें महत्तम समापरिवर्तक निकालना है, तो इसके लिए हम इन संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो 182 सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 9 18, पूरा पूरा कट गया। अब जो है 2 को नीचे लाइए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक अन्य 2, या पूरा पूरा कट गया। तो अब फिर जो है 91 में किससे भाग देंगे, जो है 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, और 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग देंगे, 7 एक अन्य 7, घट जाएगा, 2 आएगा, 1 लास्ट में नीचे लाइए, और 7 तिरिक 21, यह जो है पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसके गुणनखंड जो होंगे 2 7 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके गुणनखंडों को 182 के गुणनखंडों को।
दो गुणे 7 गुणे 13। अब फिर हम जो है 78 का गुणनखंड करते हैं। तो 78 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 78 जो है 2 से विभाजित होगा। 2 तिया 6, घटा दीजिए 1 आएगा, अगला अंक 8 नीचे लाइए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, पूरा पूरा कट गया। अब फिर जो है 39 में हम फिर 3 से भाग देते हैं, 3 एकन्ने 3, कट गया। 9 को नीचे लाइए, 3 तिरिका 9, यह पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब जो है 78 का गुणनखंड, 78 का गुणनखंड कौन सा होगा? 78 का गुणनखंड, 78 का गुणनखंड 2 3 और 13। तो 2 गुणे 3 गुणे 13। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है दोनों संख्याओं का हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिया। अब हमें निकालना है महत्तम समापरिवर्तक। महत्तम समापरिवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंडों को लेते हैं जो दोनों में हो। अब देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 इसमें है, इसमें भी है। तो इसका मतलब 2 गुणे 13 इसका महत्तम होगा, अर्थात 13 दूनी 26। तो 26 इसका महत्तम हो गया, तो यह बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है संख्याओं 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापरिवर्तक। इसमें हमें लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना है। तो इन संख्याओं का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो पहले 12, 12, 15 और जो है 21, 21, इन संख्याओं का हमें गुणनखंड लिखना है। तो 12 में जो है 2 से भाग जाएगा, 2 6 12 और पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इस 6 में हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जो है एक गुणनखंड यहाँ प्राप्त हुआ 2, फिर यहाँ 2, अब जो है यहाँ 3 प्राप्त हो रहा। तो इस तरह से 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से हम जो है फिर 15 के गुणनखंडों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 15 में हम जो है 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 3 और 5 इसके गुणनखंड हो गए, तो 3 गुणे 5 हो गया। अब इसी तरह से फिर हम 21 के गुणनखंडों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 21 में 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, ये पूरा पूरा कट गया। अब इसका मतलब इसमें 3 और 7 के गुणनखंड है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणे 7। अब जो है हमने तीनों संख्याओं का गुणनखंड यहाँ पर लिख दिया। अब हमें निकालना है लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक। तो लघुत्तम समापरिवर्तक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे गुणनखंडों, मतलब सभी गुणनखंडों को लेते हैं। इस लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हम सभी गुणनखंडों को लेते हैं, और अगर कोई गुणनखंड ऐसा है जो 2 संख्याओं में 3 संख्याओं में है, तो जिस संख्या में सबसे ज्यादा वह गुणनखंड है वहीं से उसको उठाते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड तो सिर्फ इसी में है, चलिए 2 गुणे 2 हमने यहाँ लिख दिया, 2 गुणे 2। अब इसके बाद 3 का गुणनखंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक एक ही बार है, तो इसलिए हम एक बार लिख देते हैं 3 का गुणनखंड। अब जो है इसके बाद 5 का गुणनखंड, ये भी एक ही बार है, तो यहाँ गुणे 5 लिख देते हैं। अब फिर जो है 7 का गुणनखंड है, तो गुणे 7 लिख देते हैं। अब यहाँ आप भ्रम नहीं करेंगे कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सबको 3 गुणे 3 3 बार लिखते हैं, ऐसा नहीं। वहां किसी संख्या, किसी एक संख्या में से आपको लेना है। अगर हर संख्याओं में जो है समान रूप से है, तो एक जगह किसी एक संख्या से एक बार आप यहाँ रख सकते हैं। अब अगर किसी में जो है 1 बार 3 है, किसी में 2 बार है, तो जिसमें 2 बार है वहीं से इसको लाकर यहाँ रखेंगे। तो कहने में मतलब ऐसे गुणनखंडों को लेते हैं, सभी गुणनखंडों को लेते हैं, लेकिन ऐसे लेते हैं कि जैसे अगर वह गुणनखंड कई संख्याओं में है, तो किस संख्या में सबसे ज्यादा है वहीं से उसको लाकर लिखते हैं। तो अब यहाँ जो है 2 गुणे 2, 3 जो है एक एक ही बार है, गुणे 3 हो गया, 5 एक ही बार है, गुणे 5 हो गया, 7 एक ही बार है, गुणे 7 हो गया। तो अब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणन करते हैं, 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60,
और 60, 6 7 42, तो यह हो गया 420। तो इसका मतलब 420 जो है इसके डी पार्ट में है, तो इसके डी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 15, 18 और जो है 24, इन तीन संख्याओं का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 15 में सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे, 15 भागा 3 हो गया, 3 पचे 15। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 और 5 इसके गुणनखंड हुए, 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब फिर 18 में हम भाग देते हैं 2 से, 2 9 18, ये पूरा पूरा कट गया। अब फिर जो है 9 में हम 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड 2 3 3, तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम 24 का गुणनखंड करते हैं। 24 सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, तो 24 भागा 2, 2 एक अन्य 2 कट गया, पूरा पूरा 4 को नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब फिर अब यह 12 जो है 2 से विभाजित होगा, 2 6 12, पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद फिर हम जो है 6 को 2 से विभाजित करते हैं, 2 3 6, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से हम देखते हैं 24 के गुणनखंड 2 2 2 3, तो यहाँ 2 2 3 बार आ रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लास्ट में जो है 3 है। तो यह जो है इन तीनों संख्याओं का आपको गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसके द्वारा हम इसका लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि सभी गुणनखंडों को लेते हैं, लेकिन जो गुणनखंड कई संख्याओं में है उसको जिस संख्या में सबसे ज्यादा है वही से उसको प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए इसमें 2 का गुणनखंड 2 जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो इसलिए 3 बार यहाँ लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड यहाँ 3 जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो इसलिए हम लिखेंगे गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद 5 का गुणनखंड एक ही बार है, तो डायरेक्टली हम गुणे 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये सभी गुणनखंड हो गए। अब जो है लघुत्तम समापरिवर्तक के, अब इनको गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72 और 72 गुणे 5, 5 से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, एक हासिल हो जाएगा, और फिर 5 7 35, 1 36, 360 हो गया। तो इसका गुणनफल जो है 360 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका लघुत्तम समापरिवर्तक 360 प्राप्त हो गया, जो कि आपके डी पार्ट में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड दिया हुआ है। अब इसका लघुत्तम समापरिवर्तक हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो यह लघुत्तम समापरिवर्तक कैसे निकाला जाएगा, लघुत्तम समापरिवर्तक में सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और सबसे बड़ी घात के रूप में। तो देखिए 2 का गुणनखंड यहाँ 3 घात के रूप में, यहाँ भी 3 घात के रूप में, तो एक बार कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए मान लिया यहीं से ले लेते हैं, 2 पर 3 की घात। अब गुणे, फिर 3 का गुणनखंड इसमें है और इसमें, तो एक ही बार है, तो एक बार ले लेते हैं, गुणे 3 हो गया। अब फिर इसके बाद 5 का गुणनखंड एक ही बार है, इसलिए गुणे 5 लिखते हैं। अब ये नहीं कि 2 संख्याओं में 3 का है, तो एक बार ही है, चाहे पहले में है चाहे दूसरे में है, तो इसलिए एक ही बार इसको लिखते हैं। तो अब सभी को गुणा कर लेते हैं। तो 2 का 3 बार गुणन, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5, तो इस तरह से गुणे 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पचे 120, तो यह हो गया 120। तो 120 आपके जो है पहले पार्ट में है, इसलिए पहले पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में देखेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप जानते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापरिवर्तक गुणे महत्तम समापरिवर्तक। तो यहाँ पर पहली संख्या 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल a इंटू बी,
बराबर महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो इसका मतलब इसका चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा महत्तम समापरिवर्तक 26 और 156 का महत्तम समापरिवर्तक दिया हुआ है, लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम समापरिवर्तक। तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या जो है 156 है, तो 156 लिखेंगे और बटे में महत्तम समापरिवर्तक 26 है, महत्तम समापरिवर्तक इसका जो है 26 है, तो बटे 26 कर दीजिए, 26 से कट जाएगा, ऊपर नीचे है, इसका मतलब 156 इसका लघुत्तम समापरिवर्तक हो गया। तो 156 जो है पहले विकल्प में है, इसलिए पहले विकल्प का उत्तर जो है सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है लघुत्तम समापरिवर्तक 26 और 156 का, 156 है मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक 156 है, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याएं, पहली संख्या 26, दूसरी 156 है। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, सूत्र महत्तम समापरिवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समापरिवर्तक बटे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या जो है इसमें 26 है और दूसरी संख्या 156 है, 156। अब बटे लघुत्तम समापरिवर्तक, अब बटे में जो है इसका लघुत्तम समापरिवर्तक लिखते हैं 156, तो 156 से 156 कट गया, इसका मतलब 26 हो गया इसका महत्तम समापरिवर्तक। तो 26 इसके बी पार्ट में है, इसलिए बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है लघुत्तम समापरिवर्तक दिया हुआ है, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना। तो यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, सूत्र महत्तम समापरिवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समापरिवर्तक, बटे में लिखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 21, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 21, और बटे में जो है लघुत्तम समापरिवर्तक, तो लघुत्तम समापरिवर्तक यहाँ 12 गुणे, लघुत्तम समापरिवर्तक यहाँ 84 है, तो बटे में लिखेंगे 84 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 21 से ये कट जाएगा, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 4 बार जाएगा। अब फिर इस 4 से जो है 12 कट जाएगा, 4 तिया 12, तो इस तरह से यहाँ पर बच रहा है 3 बच रहा है। तो इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक जो है 3 हो गया, जो कि पहले विकल्प में है। यहाँ कहा जा रहा है यदि 26 तथा 156 का लघुत्तम समापरिवर्तक 156 है तो महत्तम समापरिवर्तक का मान है, तो इसमें महत्तम समापरिवर्तक का मान ज्ञात करना है। तो इसको सूत्र से हल करेंगे, सूत्र होता है महत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या, महत्तम समापरिवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और बटे में जो है, बटे में लघुत्तम समापरिवर्तक, और बटे में हम लिखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? पहली संख्या 26 है, पहली संख्या 26, और दूसरी संख्या 156 है। अब जो है बटे में लघुत्तम समापरिवर्तक इसका 156 है, बटे में 156 लिख दिए। अब जो है 156 से 156 कट जाएगा, तो यह कितना बच रहा है? 26। तो 26 जो है इसका महत्तम समापरिवर्तक हो गया। तो 26 आपके जो है दूसरे विकल्प में है। तो इसमें कहा जा रहा है दो संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्तक या महत्तम समापरिवर्तक। तो लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है, और एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक, और बटे में जो है दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या बटे में लिखिए, पहली संख्या, पहली संख्या। तो यहां जो है महत्तम समापरिवर्तक, महत्तम समापरिवर्तक 6 है, तो 6 गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक यहाँ पर 168 है, तो यहां लिखेंगे 168, और बटे में जो है पहली संख्या यहाँ 24 है, तो बटे में जो है 24 हो गया। अब 6 से 24 में भाग देंगे, 6 चौक 24, और 4 से इसमें देते हैं, तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, इसका मतलब इसका मान जो है 42 आता है। तो 42 इसके बी पार्ट में है। तो यहां देखेंगे यदि 65 और 117 के महत्तम समापरिवर्तक को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा? तो यम का मान ज्ञात करना है। महत्तम यहाँ दिया हुआ है, ये महत्तम है। अब हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम ये है, तो पहले इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम महत्तम ज्ञात करते हैं। तो पहले 65 का गुणनखंड करते हैं। तो 65 आप देखिए किससे कटेगा? 65 जो है सबसे पहले 5 से कटेगा, 5 करने 5, 5 या 15, और फिर 13 से कटेगा, 13 करने 13। अब इसके बाद 117 देखते हैं किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 2 बचेगा, यहाँ बगल में करके दिखा देते हैं। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, यहाँ घटा देंगे 2 आएगा, 7, 3 9 27, 27 पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब यहाँ भाग देने पर 39 आया। अब फिर यह जो है 3 से कट जाएगा, 3 करने 3, 3 त्रिक का 9, और फिर 13 से कटेगा, 13 करने 13। तो इस तरह से जो है इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो गया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ 65 का गुणनखंड, 65 का गुणनखंड 5 गुणे 13, और 117 का गुणनखंड, 117 का गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 13, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, तो 3 गुणे 3 गुणे 13। तो अब हम देख रहे हैं इन दोनों में जो है 13 का गुणनखंड है, 13 का गुणनखंड दोनों में है, तो वही महत्तम हो गया, क्योंकि महत्तम समापरिवर्तक वह गुणनखंड होता है जो दी हुई संख्याओं में हो, दोनों संख्याओं में हो, 2 है तो दोनों में हो, 3 हो तो तीनों में हो, मतलब जितनी संख्या है उन सभी में वो गुणनखंड होना चाहिए। तो इसका मतलब 13 जो है दोनों में। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापरिवर्तक बराबर 13। अब यहाँ पर जो है ये महत्तम है, तो इस महत्तम में अब हम जो है इस मान को रखते हैं, अर्थात यहां पर हो गया इसलिए 65 यम माइनस 117 बराबर, यह भी महत्तम है और ये निकाला गया महत्तम है, तो दोनों महत्तम बराबर होंगे। इसका मतलब यह मान जो है इस 13 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो 117 उधर ले जाइए, तो 65 यम बराबर इधर 13 प्लस 117 दोनों जोड़ लीजिए, तो 65 यम बराबर यहाँ हो गया 130 हो गया। तो अब हम जो है
यम बराबर लिखते हैं, तो 65 के साथ जो है यम का गुणन हो रहा है, उधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 130/65, क्योंकि यहाँ 65 गुणांक है यम का, तो 65 उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब 130 में 65 से भाग देंगे तो 65 दूना 130 हो जाएगा, तो इसका मतलब यम बराबर 2 हो गया। तो यम बराबर 2 इसके दूसरे बी वाले विकल्प में है, इसलिए बी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब इन दोनों को विभाजित करने वाली ऐसी संख्या लेना है बड़ी से बड़ी जिससे इन दोनों को विभाजित करने पर शेष जो है 5 और 8 प्राप्त हो। इसका मतलब इसमें से 5 घटा दीजिए, इसमें से 8 घटा दीजिए तो शेष नहीं बचेगा, अर्थात इसका महत्तम फाइंड कर लीजिए। तो पहले हम जो है घटाते हैं किससे, 70 से, 70 से 5 घटाते हैं तो कितना बच रहा है 65। अब जो है फिर 125 से जो है 8 घटाते हैं -8, तो यह हो जाएगा 117। 117। तो अब इन दोनों का गुणनखंड करते हैं, तो 65 का गुणनखंड करिए, तो 65 जो है 5 से कटेगा, 5 करने 5 5 15, 13 5 65 होता है, 13 से फिर भाग दीजिए, 13 करने 13। अब 100, अब क्या बच रहा है 117, तो यहाँ लिखेंगे 117। अब इसको 3 से विभाजित करिए, तो चलिए बगल में पहले बता देते हैं 117 भागा 3, तो 3 3 त्रिका 9, इसमें घटा दीजिए 2 आएगा 7, 3 9 27। अब ये पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब 39 हुआ, तो 3 से भाग देने पर यह 39 प्राप्त होगा। अब फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 करने 3, 3 त्रिका 9, फिर इसको 13 से भाग देंगे, 13 करने 13। तो इस तरह से जो है जो है 65 का गुणनखंड, 65 का गुणनखंड जो है कितना हो गया 5 गुणे 13, 5 गुणे 13 हुआ, और 117 का गुणनखंड, 117 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 13। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में कौन सा गुणनखंड है, दोनों में जो है 13 गुणनखंड है, तो इसलिए महत्तम समापरिवर्तक क्या हुआ, महत्तम समापरिवर्तक 13 हुआ। इसका मतलब 13 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम इन दोनों को विभाजित करेंगे तो शेष 5 और 8 प्राप्त होगा। तो इसके पहले विकल्प में है, इसलिए पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें कहा जा रहा हुआ छोटी छोटी संख्या जिससे 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। मतलब इन संख्याओं से 35 से 56 से 91 से किसी ऐसी छोटी से छोटी संख्या को विभाजित करिए जिसमें भाग, इन संख्याओं से जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो। तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का हम लघुत्तम प्राप्त करेंगे और लघुत्तम में 7 जोड़ेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ 35 56 और 91 का पहले गुणनखंड करते हैं, तो 35 का गुणनखंड 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 से फिर कटेगा, 7 करने 7, फिर 56 को जो है विभाजित करते हैं, सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 दूना 56 होता भी है, फिर 2 से काटिए 14 आएगा, 14 दूनी 28 होता है, 2 से काटिए 2 7 14, फिर इसके बाद 91, 91 जो है 7 से कटेगा, तो 13 7 91 होता है, तो 13 इसमें आएगा, 7 से विभाजित करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 से विभाजित करते हैं 1 आ जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो गया, अर्थात 35 का गुणनखंड कितना हुआ, 35 का गुणनखंड 5 गुणे 7 प्राप्त हो गया। और फिर इसके बाद 56 का गुणनखंड, 56 का गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त हो गया जो है 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 से यहाँ विभाजित होगा तो 1 आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और फिर इसके बाद जो है 7 गुणे 13, तो फिर यहाँ पर जो है 91 बराबर जो है 7 गुणे 13। तो अब आप देखेंगे, अब इसका लघुत्तम प्राप्त करते हैं, तो लघुत्तम के लिए क्या होता है, लघुत्तम समापरिवर्तक। लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और एक तरह के गुणनखंड जो होते हैं वह जिस संख्या में सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं वहीं से उसको लिया जाता है।
तो यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है, इसलिए 2 गुणे 2 गुणे 2। और फिर इसके बाद 5 का गुणनखंड है, 5 का गुणनखंड एक ही जगह है, एक ही बार है, तो 5 लिख दीजिए। 7 का गुणनखंड यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, मतलब एक ही बार है, तो गुणे 7 हो गया। अब इसके बाद 7 के बाद गुणनखंड जो है 13 है, 13 भी एक ही बार गुणनखंड के रूप में है, तो गुणे 13 लिखेंगे। तो अब इसको हम जो है गुणन करते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 13 सते 91, 91, और ये जो है 2 दूना 4, 4, 91 गुणे 4 हो गया। तो अब जो है गुणा करते हैं 4, यहाँ 9 चौक 36, 36 हो गया। तो इसका मतलब इसका कुल गुणनफल जो है 3640 हुआ, 3640 हुआ। तो अब हम जो है क्या करते हैं, अब जो है 3640 में हम 7 शेषफल को जोड़ते हैं तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर 3640 प्लस 7, तो यह हो गया 3647 संख्या प्राप्त हो गई। तो 3647 इसके बी पार्ट में है, तो इसका बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा परिमेय संख्या है, इसमें कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए करणीगत संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती है, लेकिन जिन करणीगत संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकल जाता है वह जो है परिमेय संख्या होती है। तो देखिए यह भी करणीगत है, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। लेकिन करणी में जो 4 है, करणी में जो 4 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, तो 2 की करणी 2 की घात, तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो 4 का वर्गमूल निकल सकता है, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 हुआ, तो 2 हो गया, तो करणी से मुक्त हो गया, अर्थात परिमेय संख्या हो गया। तो इसका बी पार्ट जो है परिमेय संख्या है। तो हमको इन संख्याओं में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि करणीगत संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, और हमको ज्ञात करना है अपरिमेय संख्या। तो अब हम इन संख्याओं में देखते हैं कौन परिमेय संख्या है, मतलब किसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वही परिमेय संख्या होगी। तो देखिए 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, और फिर जो है 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और फिर √2, 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाला डी पार्ट अपरिमेय संख्या है, बाकी सब पूर्ण मान प्राप्त हो रहा है, मतलब करणी से बाहर हो जा रहे हैं वर्गमूल निकलने के बाद, इसलिए यह सब अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह करणी से बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए यही डी पार्ट जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो मतलब अपरिमेय संख्या जब किसी भी संख्या के साथ जुड़ती है, घटती है या गुणा भाग होता है, तो सारी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या जब किसी संख्या के साथ जुड़ती, घटती, गुणा भाग जो कुछ भी अगर कहीं परिमेय संख्या से हो गया, तो वह सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो है अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ कहा जा रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो देखिए जब भी अपरिमेय संख्या किसी संख्या के साथ जुड़ेगी, घटेगी या गुणा भाग होगा, तो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या जब किसी संख्या से जुड़ेगी, घटेगी, कुछ भी संबंध होगा अपरिमेय संख्या से किसी संख्या का, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो सदैव अपरिमेय संख्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, और इस करणी 2 करणी 7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर इसको आप गुणा करेंगे तो करणी के अंदर 14 होगा, तब भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब यह करणीगत ही रहेगा। तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी को लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या हो रही है। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा √2 और √3 माइनस √2 का गुणनफल होगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल आपको प्राप्त करना है। तो देखिए इसका गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे,
√2 में गुणा करना, √2 को गुणा करना है √3 माइनस √2 में। तो अब देखिए हम √2 का गुणा √3 में करते हैं, तो √2 इंटू √3। अब √2 का गुणा √2 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √2 इंटू √2। तो देखिए यह विपरीत करड़ी है, तो इसलिए दोनों मान गुणन करके एक करड़ी में लिख देंगे, अर्थात करड़ी में 6 हो जाएगा, और यह दोनों एक जैसी करड़ी का संख्याएं हैं, तो इसलिए गुणा करने पर करड़ी समाप्त हो जाएगी, सीधे 2 हो जाएगा। तो इसमें देखा जा रहा है कि करड़ी में 6 है और इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि करड़ी का संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हो गया एक अपरिमेय संख्या, पहला पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो जब भी अपरिमेय संख्या का किसी संख्या से संबंध होगा गुणा भाग जोड़ घटाना से, तो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगा, बी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका महत्तम 1 होता है, अर्थात वह संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती है या तो अपने आप से विभाजित होती है, मतलब स्वयं से विभाजित होती है। तो अब यहाँ पर देखिएगा सह अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ जो है दोनों ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का महत्तम 1 होता है। तो यहाँ देखिए 18 और 25, तो 18 25 में कोई भी ऐसा 18 का गुणनखंड करिए तो 3 गुणे 18 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, और फिर 25 का गुणनखंड जो है 5 गुणे 5 होगा। तो इसमें कोई गुणनखंड नहीं है ऐसा 1 के अलावा, 1 का गुणनखंड हो सकता है, 1 के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि दोनों में हो। इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक क्या हुआ, 1 हुआ। तो अगर इसका महत्तम समापरिवर्तक 1 है तो यह जो है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब यह नहीं है क्योंकि ये देखिए दोनों में 5 का गुणनखंड है, दोनों में 7 का गुणनखंड है, इसमें दोनों में 31 का गुणनखंड है, लेकिन इसमें 1 के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही जो है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है।